स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमृत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। इंडिया एंड चाइना के बीच हुआ अग्रीमेंट। बॉर्डर पर पेट्रोलिंग को लेकर दोनों कंट्रीज हुई अग्री। ईयर 2020 से चल रहा है डिस्प्यूट। कालिदास सम्मान को किया गया अनाउंस। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है ये अवार्ड। रघुपति भट्ट को मिलेगा अवार्ड। एंड उड़ान योजना ने कंप्लीट किए 8 इयर्स। रीजनल कनेक्टिविटी है इसका ऑब्जेक्टिव। 157 हुई देश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या। आइए शुरू करें। इंडिया एंड चाइना के रिलेशन में एक नया टर्न देखने को मिला है। इनफैक्ट 2020 में इंडिया एंड चाइना के बीच LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिस्प्यूट काफी एस्केलेट हो गया था। अब अराउंड 4 इयर्स से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद दोनों कंट्रीज के बीच एक अग्रीमेंट की न्यूज आई है और ये न्यूज इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ही रिलीज की है। यह अग्रीमेंट कई बातों को लेकर हुआ है। फर्स्टली, इंडिया चाइना बॉर्डर पर सोल्जर्स की पेट्रोलिंग को लेकर फिर से कंसेंसस बन गया है। इससे बॉर्डर पर 50 से 60,000 की संख्या पर डिप्लॉयड इंडिया एंड चाइना के सोल्जर्स की वापसी हो सकेगी। अलॉन्ग विद दिस 2020 में जिन इश्यूज को लेकर डिस्प्यूट रेज हुआ था उन्हें भी रिजॉल्व करने को लेकर बात बनी है। देखिए, जब दो कंट्रीज के बॉर्डर पर डिस्प्यूट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो दोनों कंट्रीज अपने अपने सोल्जर्स का डिप्लॉयमेंट भी इंक्रीज कर देते हैं। 2020 से इंडिया एंड चाइना के सोल्जर्स का डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। यू शुड नो कि पेट्रोलिंग एक सर्विलांस सिस्टम है जिसमें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्जर्स को डिप्लॉय किया जाता है। इसमें यह अज्यूम किया जाता है कि कंट्रीज के बीच वॉर के रिस्क कम है। यह एग्रीमेंट एक दूसरे एस्पेक्ट से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स की 16th समिट 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच रशिया के कजान में ऑर्गेनाइज होनी है। इसमें इंडिया एंड चाइना दोनों के हेड्स फेस टू फेस होंगे। ड्यूरिंग दिस पॉसिबिलिटी है कि इंडिया एंड चाइना के बीच बायलैटरल टॉक्स भी हो सकते हैं। इंडिया एंड चाइना के बीच बॉर्डर लाइन को मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसका प्रपोजल ऑर्थर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में हुए शिमला एग्रीमेंट में तिब्बत को इंडिया से सेपरेट करने के लिए किया था। चाइना डज नॉट एक्सेप्ट इट। एक्चुअली ईयर 1914 में तिब्बत इंडिपेंडेंट था। शिमला एग्रीमेंट के समय तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स ही प्रेजेंट थे, न कि चाइना के। ऑन द अदर हैंड, चाइना तिब्बत को वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना पार्ट कंसिडर करता है। बाद में चाइना ने तिब्बत को भी ऑक्यूपाई कर लिया। चाइना के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो तिब्बत के लिए हुआ हो उसमें चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स न हो, उसे अप्रूव नहीं किया जा सकता। इंडिया रिकॉग्नाइजेस द मैकमोहन लाइन। यू शुड नो दैट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इसके जरिए इंडिया एंड चाइना के कंट्रोल वाले एरियाज को सेपरेट किया जाता है। LAC इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स: ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड वेस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम में स्प्रेड है। मिडिल सेक्टर उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में स्प्रेडेड है। वहीं वेस्टर्न सेक्टर इज स्प्रेड इन लद्दाख। अपार्ट फ्रॉम दिस, LAC लद्दाख में लोकेटेड पेंगोंग त्सो लेक भी ये पास करती है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कालिदास सम्मान 2023 के लिए रघुपति भट्ट को सेलेक्ट किया है। उन्हें पेंटिंग के फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है। ये ऑनर उन्हें 12 नवंबर 2024 को उज्जैन में ऑर्गेनाइज होने वाली सेरेमनी में दिया जाएगा। रघुपति भट्ट को गंजीफा मिनिएचर पेंटिंग को रिवाइव करने के लिए जाना जाता है। उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनके नाम में गंजीफा प्रीफिक्स भी ऐड किया गया है। महाकवि कालिदास सम्मान वॉज स्टार्टेड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन 1980। इनिशियली ये ऑनर क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, थिएटर, रूपंकर आर्ट्स एंड ड्रामा एटसेट्रा के फील्ड में दिया जाता था, बट लेटर ऑन इट वॉज एक्सपेंडेड। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कालिदास संस्कृत एकेडमी भी है जहां पर कालिदास समारोह ऑर्गेनाइज किया जाता है। फर्स्ट कालिदास समारोह को 1958 में ऑर्गेनाइज किया गया था। यू शुड नो कि एंशिएंट इंडिया के लिटरेरी ट्रेडिशन में कालिदास यूनिक हैं। उनकी बर्थ एंड डेथ को लेकर कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट ही इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू हिज लिटरेरी वर्क्स।
उन्होंने महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभवम और खंडकाव्य मेघदूतम, ऋतुसंहार इत्यादि लिखा। उनके 3 नाटक फेमस हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र और विक्रमोर्वशीय। इन्हीं क्रिएशंस की वजह से उन्हें वर्ल्ड के बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट पोएट्स की लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। गंजीफा मिनिएचर पेंटिंग की बात करें तो ये पेंटिंग इंडियन आर्ट का एंशिएंट फॉर्म है जो ट्रेडिशनली एक कार्ड गेम के रूप में डेवलप हुआ था। लेटर ऑन इसे एक मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल के रूप में रिकॉग्निशन मिला। ये पेंटिंग्स स्मॉल कार्ड्स पर बनाई जाती थी जिनका यूज गंजीफा नाम के एक ट्रेडिशनल गेम में किया जाता था। इसकी स्पेशलिटी इसकी सटल्टी एंड आर्टिस्ट्री है। इसमें कलर्स एंड डिजाइन्स को बहुत फाइन यूज किया जाता है। गंजीफा पेंटिंग का मेन पर्पस गंजीफा नाम के गेम के लिए कार्ड्स बनाना था। दीज कार्ड्स वर राउंड। इन पर रिलीजियस, हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल इलस्ट्रेशंस किए जाते थे। इन पर लॉर्ड विष्णु के दशावतार, महाभारत एंड रामायण जैसे एपिक्स के सीन्स को पेंट किया जाता था। गंजीफा मिनिएचर पेंटिंग्स क्रिएट करने के लिए नेचुरल कलर्स का यूज किया जाता था। इसके लिए थिन एनेमल ब्रश का इस्तेमाल होता था सो दैट एवरी डिटेल कैन बी कैप्चर्ड एक्यूरेटली ऑन द कैनवस। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में 3 एयरपोर्ट्स को वर्चुअली इनॉग्रेट किया। ये एयरपोर्ट्स छत्तीसगढ़ के सरगुजा, मध्य प्रदेश के रीवा एंड उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्टार्ट किए गए हैं। तीनों ही स्टेट्स में इन एयरपोर्ट्स की वजह से कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी। जैसे छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एयरपोर्ट लगने से अब ट्राइबल एरियाज की कनेक्टिविटी स्टेट के दूसरे रीजन्स एंड कंट्री के दूसरे रीजन से हो जाएगी। ऐसे ही मध्य प्रदेश के रीवा का एयरपोर्ट विंध्या रीजन को मध्य प्रदेश के दूसरे रीजन से कनेक्ट करेगा। इन तीनों एयरपोर्ट्स को गवर्नमेंट की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के तहत फॉर्म किया गया है। इस स्कीम को 21 अक्टूबर 2016 के दिन लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का एम रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करना एंड फ्लाइट्स को अफोर्डेबल बनाना है। कल के दिन यानी 21 अक्टूबर 2024 को इस स्कीम ने 8 इयर्स कंप्लीट कर लिए। इस ओकेजन पर गवर्नमेंट ने उड़ान स्कीम को 10 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कंट्री में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या इंक्रीज हुई है। फॉर एग्जांपल 2014 में 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे जो अब इंक्रीज होकर 2024 में 157 हो गए हैं। गवर्नमेंट ने कंट्री में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या को इंक्रीज कर 2047 तक 350 से 400 के बीच ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स का टारगेट रखा है। 2047 में ही इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाने का भी टारगेट रखा गया है। रिसेंटली ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI नाम के थिंक टैंक ने इंडिया की सोलर एनर्जी को लेकर कुछ स्टैटिस्टिक्स रिलीज किए। देखिए, इंडिया ने 2030 तक 500 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी इंस्टॉल करने का टारगेट रखा है। बट GTRI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का सोलर इक्विपमेंट का इंपोर्ट भी एनुअली $30 बिलियन के अराउंड रहेगा। इंडिया डिपेंड्स ऑन चाइना फॉर द इंपोर्ट ऑफ सोलर इक्विपमेंट। अब अगर हमें सोलर एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स के लिए चाइना पर डिपेंड होना पड़ेगा, देन रिन्यूएबल एनर्जी का ये टारगेट कैसे अचीव होगा? एंड इफ वी आर एबल टू अचीव दिस टारगेट तो हम किस कॉस्ट पर इसे अचीव करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। इंक्रीज होते इंपोर्ट बिल एंड चाइना के साथ ग्रो होते ट्रेड डेफिसिट की कॉस्ट पर। GTRI ने रिपोर्ट में इंडिया के कंसर्न्स को इंक्रीज करने के साथ साथ कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं। जैसे इंडिया को पॉलीसिलिकॉन एंड वेफर्स के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की नीड है। PLI स्कीम के स्कोप को भी इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है।
मोरोवर रिपोर्ट में स्किल्ड वर्कफोर्स प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट पर भी एम्फेसाइज किया गया है। ग्लोबली वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। इन दिस सोलर एनर्जी इज प्लेइंग द बिगेस्ट रोल। रीजन है सोलर एनर्जी की इजी अवेलेबिलिटी। सनलाइट तो इजीली अवेलेबल है, बट सोलर पैनल्स जिसके थ्रू सोलर एनर्जी को कैप्चर एंड ह्यूमन नीड्स के लिए यूज किया जाता है, इनका प्रोडक्शन हर कंट्री नहीं कर पाती। ग्लोबली चाइना सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट्स के प्रोडक्शन में 80% का शेयर रखता है। देयरफॉर GTRI की रिपोर्ट में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंडिया, USA एंड जापान जैसी कंट्रीज में सेटअप करने की एडवाइस दी गई है। Now it's time for the term of the day, and today's term of the day is GM crops. GM crops means genetically modified crops. ये ऐसी crops होती हैं जिनमें जीन्स को आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया जाता है। जनरली इसके लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म से जेनेटिक मटेरियल लिया जाता है। GM क्रॉप्स को इस तरह प्रिपेयर किया जाता है कि इनके सीड से प्रोड्यूस क्रॉप पहले से बेटर हों और ये डिजीज से फाइट कर सकें एंड ड्रॉट जैसे सिचुएशन को डील कर सकें। मोरोवर इन क्रॉप्स में इंसेक्ट अटैक से फाइट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। सिंस दीज क्रॉप्स हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये फूड सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हाउएवर ये बात अलग है कि इंडिया में अभी तक सिर्फ एक ही GM क्रॉप BT कॉटन के कमर्शियल कल्टीवेशन को अप्रूव किया गया है। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। Recently on track or off course, assessing progress towards the 30-30 target in the ocean। इस टाइटल से एक रिपोर्ट रिलीज की गई। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओशन का सिर्फ 8.3% पार्ट ही मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के डोमेन में लाया गया है एंड आउट ऑफ दिस ओनली 2.8% एरिया ही इफेक्टिवली प्रोटेक्ट किया जा चुका है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसी सिचुएशन ब्लू वॉशिंग को प्रमोट कर सकती है, जिसका मतलब ये हुआ कि इन एरियाज को प्रोटेक्टेड तो बताया गया है बट रियलिटी में वो प्रोटेक्टेड नहीं होते या उस रीजन का कुछ पार्ट ही प्रोटेक्टेड होता है। इनफैक्ट 2022 में UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड लीडर्स ने 2030 तक ओशंस का 30% पार्ट प्रोटेक्ट करने पर अग्री किया था। इसका पर्पस क्लाइमेट चेंज, ओवर फिशिंग एंड पॉल्यूशन की वजह से जनरेट होने वाले थ्रेट्स को टैकल करना था। इट इज ऑल्सो नोन एज 30-30 टारगेट। अजोरेस आइलैंड ग्रुप की रीजनल असेंबली ने नॉर्थ अटलांटिक में लार्जेस्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के क्रिएशन को अप्रूव किया है। ये डिसीजन इंटरनेशनल कंजर्वेशन गोल्स को सपोर्ट करता है। नया मरीन नेटवर्क अराउंड 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेडेड होगा। हाफ ऑफ दिस एरिया विल बी कंप्लीटली प्रोटेक्टेड वेयर फिशिंग एंड टूरिज्म विल बी प्रोहिबिटेड। दूसरे हाफ पार्ट में सिर्फ सेलेक्टेड फिशिंग को अलाउ किया जाएगा। अजोर्स पुर्तगाल का एक ऑटोनोमस रीजन है जिसकी अपनी गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर है। 9 आइलैंड वाला ये आर्कीपेलागो पुर्तगाल से 1500 किलोमीटर वेस्ट में लोकेटेड है। ये आर्कीपेलागो अमेरिकन, यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट्स के ट्रिपल जंक्शन से एसोसिएटेड वॉल्केनिक एक्टिविटी का रिजल्ट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मनसुख मंडाविया ने 21 अक्टूबर को ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया। ये इनिशिएटिव अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स को इजीली अवेलेबल कराएगा। इट विल वर्क एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन गवर्नमेंट एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। इससे वर्कर्स गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट ले पाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पर वर्कर्स को स्पेशली उनके लिए फॉर्म की गई स्कीम्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी तक वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स से अराउंड 12 स्कीम्स को ई श्रम प्लेटफॉर्म से लिंक किया गया है। 26 अगस्त 2021 को लॉन्च होने के बाद ई श्रम पोर्टल ने 30 करोड़ से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन किया है। Every year, World Iodine Deficiency Day is observed on the 21st of October. इसका ऑब्जेक्टिव हेल्थ के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट एंड इसकी डेफिशिएंसी के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अवेयरनेस रेज करना है। आयोडीन थायराइड हार्मोन्स T4 एंड T3 बनाने के लिए एसेंशियल है। ये हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं एंड फीटस एंड न्यू बॉर्न के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए 1962 में नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया था। 1992 में इसे एक्सपेंड किया गया और इसे रीनेम करके नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम नाम दिया गया।
इसका एम आयोडीन की डेफिशिएंसी से रिलेटेड डिजीजेस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है। क्यूबा पिछले कुछ दिनों से पावर क्राइसिस फेस कर रहा है। अब इसे एक और बड़े चैलेंज से डील करना पड़ सकता है। इनफैक्ट हरिकेन ऑस्कर ने साउथ वेस्ट बहामास में लैंडफॉल किया है और अब ये हरिकेन क्यूबा की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ इसके सेकेंड लैंडफॉल की एक्सपेक्टेशन है। ऑस्कर हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज ए ट्रॉपिकल स्टॉर्म। इसमें कॉन्टिन्यूअस विंड स्पीड अराउंड 130 किलोमीटर पर आवर की है। क्यूबा कैरेबियन सी का लार्जेस्ट आइलैंड है। ये नॉर्दर्न कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन के जंक्शन पर लोकेटेड है। Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, where is the Cuba island situated? Mediterranean Sea, Arabian Sea, Caribbean Sea or North Sea? Second question is, which of the following works is not written by Mahakavi Kalidas? Raghuvansham, Kumar Sambhavam, Meghdootam or Malti Madhava? Now let's jump onto the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, recently the Hand in Hand Investment Forum has been inaugurated by which organization? WHO, FAO, UNESCO or WTO? Correct answer is option B, FAO. And the second question was, consider the following statements related to diphtheria. Diphtheria disease is spread by a virus. In diphtheria, the human respiratory system is affected. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. And the correct answer is option B, only two. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस, ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।